चलिए अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की ओर। राजीव गांधी जयंती पर राजस्थान के इंदिरा रसोई योजना की यहां पर शुरुआत की गई है और पाली जिला मुख्यालय अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों से कार्यों को लेकर जानकारी ली। इंदिरा रसोई योजना के तहत लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के एक बार फिर से मजबूती से आगे बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने कहा है और क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ बयान दिए वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि पहले जो चुनाव हुए थे बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। विधानसभा में हम सिर्फ 21 सदस्य थे, बावजूद उसके हमने प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए, 12-13 प्रमुख बने, अनेकों प्रधान बनाए। नगर पालिका चुनाव में हमने उस समय की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी वहां पर हमने चाहे झालावाड़ हो, चाहे बारा हो, चाहे धौलपुर हो, जो उस समय के मुख्यमंत्री का गढ़ था, वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। तो कोई कारण नहीं है कि अब जब भी चुनाव होंगे, जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो तमाम चुनाव हम जीतेंगे। धरातल पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। समय समय पर बदलाव भी होंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से चुनाव जो हम लड़ेंगे उसमें निश्चित रूप से जीतेंगे। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद पार्टी को फिर से चुनाव में जाना है और पूरी मजबूती के साथ पार्टी जो है वो जनता के सामने खड़ी होगी और एक बार फिर से चुनाव जीतेगी। और साथ ही साथ जो भी गतिरोध राजस्थान में चल रहा था, जो भी सियासी ड्रामा चल रहा था, उसके खत्म होने के बाद मीडिया के साथ रूबरू हुए और बातचीत की और साथ ही साथ सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये भी सचिन पायलट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद पार्टी फिर से चुनाव में जाएगी और मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी होगी। वहीं उन्होंने जनता से एक अटूट संबंध बनाकर रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकास के कार्यों को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का वादा जनता से उन्होंने किया। सब लोग जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से, मतदाताओं से, नागरिकों से एक अटूट संबंध बनाकर रखें, वही राजनीति की नींव होती है। हम किसी पद पर हों ना हों, सत्ता में हो, संगठन में हो, लेकिन लोगों के साथ एक अटूट और एक जज्बाती जो संबंध है वो बना रखना चाहिए। टोंक मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत भारी बहुमत के जिताया था। इस 1.5 साल में हम लोगों ने वहाँ काम भी किया, लेकिन आने वाले समय में और उस काम को गति दें, इस बात को लेकर क्षेत्र में गया था, सबसे मुलाकात करी और मैंने भी वहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, सरपंच हैं, उन सबसे संवाद किया और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे थोड़ी आशंका थी कि कोरोना के चलते भीड़भाड़ कम हो, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद दिया, उनके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सबके सामने आए। इस पर अब टीका टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, उसका सबको आदर सम्मान करना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, सच बाहर निकल कर आए ताकि सारी सफाई हो जाए। इसमें इतनी राजनीति करी जो गई है, मैं समझता हूँ वो रिक्वायर्ड नहीं थी। और अब अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, उसके बाद इस बात पर पूरा विराम लग जाना चाहिए। चलिए अब खबर पाली से। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के पाली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सांसद नीरज डांगी ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर अगले चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की यहां पर कार्यकर्ताओं से अपील की। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि जितने भी लीडरशिप है पाली में, सिरोही में, सारे एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। यही मौका है आने वाले समय में, जैसे सरकार ने एकजुटता दिखाई, 123 वोट राज्यसभा में मुझे मिले और वेणुगोपाल जी को मिले, वैसे ही 123 वोट अशोक गहलोत जी की सरकार को जो है पटल के ऊपर मिले उन्हें। और सरकार स्थिरता के साथ में, पूरी ताकत के साथ में दर्शा दिया कि आने वाले 5 साल पूरी सरकार चलेगी। 2023
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जोधपुर के पीपली गांव को जिले का पहला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और जिले की बैरिकेडिंग करते हुए और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी गई है। हमारे संवाददाता ने इलाके में जाकर वहां के हालातों को जाना, आपको दिखाते हैं। जोधपुर शहर में लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज भीतरी शहर इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और कल रात को जब डीसीपी जोधपुर धर्मेंद्र यादव आए थे इस जगह का दौरा किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन है उनके लोगों को असुविधा नहीं हो, जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे एरिया में 500 मीटर के दायरे में कुल मिलाकर 30 से ज्यादा केसेस हैं और उनकी 3 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब लोगों में भय किस चीज का है जांच को लेकर, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि आज और कल मिलाकर कुल मिलाकर 50 से ज्यादा जांचें हुई हैं और 2.5 से 3 घंटे चलने वाले इस कैंपेन में सिर्फ 50 लोग ही आगे बढ़कर आए हैं जिन्होंने अपनी कोरोना की जांच करवाई है। स्थानीय निवासी है राहुल बोड़ा, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर कि क्यों लोग जो है वो जांच नहीं करवा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों भय है लोगों में। आइए बात करते हैं राहुल से। राहुल, क्या कहना है इसको लेकर? ये बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरह से जो भीतरी शहर की बसावट है, तंग मकान है, छोटे क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं, मकान सबके लगभग सटे हुए हैं, कई खिड़की दरवाजे, शहर की यह स्थिति है कि एक से दूसरे घरों में खुलते हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा अभी वर्तमान समय में जो पर्टिकुलर अलर्ट एरिया घोषित किया गया है भीतरी शहर में, कल्लो की गली है, बनियाबाड़ा है, भीमजी का मोहल्ला, इस क्षेत्र को चिन्हित किया है। तो इसमें गंभीर विषय है एक तरह से। लोगों के बीच में जो जांच करवाने नहीं आ रही है, मेडिकल टीम जो है वो लगातार 3-3 घंटे बैठी रहती है और कोई भी लोग जांच करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है? जो आंकड़े मेरे को सुनने में पड़ रहे हैं पिछले 2 दिन से, जो इस क्षेत्र में जांच शिविर लगे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जैसे 15, 20, 25 इस तरह के आंकड़े 2-2, 3-3, 2.5 घंटे की जांच में देखने को आ रहे हैं। तो संभवतः इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो अस्पतालों में व्याप्त असुविधाएं हैं, जो घर के पारिवारिक सदस्य है वो उस मौत के मुंह में, जोखिम में भी अपने पारिवारिक सदस्य की केयर के लिए यहाँ से जो उसको तमाम सुख सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक खतरे से खाली नहीं है। तो ये हमारे साथ में स्थानीय निवासी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आम जनता है वो सरकारी महकमे की जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, उसको देखकर डर रही है कि कहीं अगर पॉजिटिव आने के बाद में घर में आइसोलेटेड करने की व्यवस्था नहीं हुई, उसके बाद अगर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है तो उनकी क्या हालत होगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो 3 से ज्यादा मौतें जोधपुर के इस भीतरी शहर में हो चुकी है। और बहुत से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 2 त्योहार गए हैं अभी बीते दिनों में, उस पर जो दुकानें खुली थी उनको देखकर भी ये देख सकते हैं कि उससे ये वायरस फैला हो और संक्रमित लोग जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कुल मिलाकर 17 से ज्यादा केसेस एक ही एरिया में एक्टिव हैं। तो देखना ये है कि इस कोरोना पर भीतरी शहर में लगाम कब लगेगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं देवेश व्यास, खबर फास्ट, जोधपुर। कोरोना काल में सबसे बड़ा नुकसान पर्यटन को हुआ है और कोरोना ने जहां शुरुआत में ही पर्यटन को झटका दे दिया था, वहीं पर अब इस सीजन की शुरुआत भी पिटती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई महीने में आमतौर पर सैलानियों की आवक शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जुलाई में पर्यटक नहीं आए और वहीं पर सीजन का दूसरा महीना भी खाली ही जा रहा है। ऐसे में पर्यटन व्यवसायियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन व्यवसायियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि सैलानी कब आने शुरू होंगे, क्योंकि सीजन का समय भी शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सैलानियों का जैसलमेर आना मुश्किल लग रहा है। जुलाई के बाद अगस्त महीना खत्म होने को है और सैलानी जैसलमेर नहीं पहुंचे। पर्यटन व्यवसायी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगामी सितंबर और अक्टूबर महीने में सैलानियों की आवक शुरू हो जाएगी तो राहत मिलेगी। जैसलमेर में पर्यटक आना बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से
आने जाने के जो रास्ते थे, जैसे वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो या और भी 4 व्हीलर जो व्हीकल थे, वो चेक पोस्ट में हर जगह बैन कर दिए गए। तो टूरिज्म का आना बंद हो गया। उसके कारण जो स्थिति पर्यटन व्यवसायियों पे पड़ी है, भले वो गाइड हो, ऊंट चालक हो या होटल व्यवसायी हो या एक रेस्टोरेंट में कर्मी काम करता हो, उसके ऊपर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पहले उन्होंने 6 महीने झेल चुके हैं, अगले 6 महीने झेलने की वो स्थिति में नहीं है। आज जो जैसलमेर की टूरिज्म को प्रॉब्लम्स हुए हैं वो कोरोना की वजह से हुए हैं। होटल्स जब जुलाई में सीजन चालू हो जाता था, अब अगस्त आ गया है, अगस्त खत्म हो रहा है, पर अभी तक हमारे यहाँ टूरिज्म का कोई है नहीं। इवन गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर नहीं रही है। बिजली के बिल 6-6 महीने के हो गए हैं, 1,00,000-1.5 लाख रुपये भरने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए और जितना हो सके हमको और टूरिज्म को सपोर्ट करें। कोरोना के साथ सैलानियों को यहाँ बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब तक ट्रेनें शुरू होने का कोई शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है। 12 अगस्त तक ट्रेनें रद्द की गई थी। उसके बाद नई ट्रेनें शुरू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर ट्रेनों का संचालन शुरू होता है तो पर्यटकों के आने की उम्मीद भी बनेगी। सरकार से हम लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। जिस समय ये कोरोना भारत में प्रवेश किया उस समय से लेकर और अभी तक भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि बिजली के बिल जो कि बंद होटल, बंद रिजॉर्ट्स के भी बहुत ही महंगे दरों पर आ रहे हैं। आमतौर पर देसी विदेशी पर्यटक अगस्त के महीने में जैसलमेर, राजस्थान और भारत में भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। पर यह पहली बार है कि जब सरकार के द्वारा केवल और केवल गाइडलाइन ही जारी की गई है, पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज, कोई प्रमोशन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पर्यटन को कोरोना काल में सरकार से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। पर्यटन व्यवसायी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उन्हें राहत नहीं दी है। ना तो किसी तरह के बिजली के बिलों में राहत दी गई है और ना ही अन्य किसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ पर्यटन भी बंद होने से दोहरी मार उठाने के लिए इस वक्त पर्यटन व्यवसायी मजबूर हैं। जैसलमेर से खबर फास्ट के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें पंजाब से।